नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने भक्तिकाल पूरा कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे रीतकाल। रीतकाल की ये पहली क्लास होगी। आज हम देखेंगे रीतकाल की समय सीमा, रीतकाल की विशेषताएं, रीतकाल का नामकरण, ये सब चीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के सेक्शन को। रीतकाल की ये पहली क्लास होगी। अभी तक आदिकाल में 25 क्लास हुई है और भक्तिकाल में 31 क्लास हो चुकी है। जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं देखी है वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी जाकर के पीछे की क्लास को देखें। और आज हम शुरू करेंगे रीतकाल। तो आइए शुरू करते हैं रीतकाल को। रीतकाल की समय सीमा क्या है? 1700-1900 ईस्वी है। सर्वमान्य समय सीमा यही है। आइए हम लोग समय सीमा को आगे भी देखेंगे। ये रीतकाल की पहली क्लास है। आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? हिंदी अनमोल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है हमारा। इसी चैनल पर ये सारी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। हेडिंग डाल लीजिए रीतकाल। रीतकाल आइए इसके विषय में देखते हैं। रीत शब्द संस्कृत के रीत में, रीत शब्द पहले ये बना कैसे इसको देखते हैं। रीत शब्द संस्कृत के रीड में कितने प्रत्यय के योग से बना है? कृत्रिम प्रत्यय कृत्रिम प्रत्यय के योग से बना है। योग से बना। रीड शब्द कैसे बना है? संस्कृत में रीड में कृत्रिम प्रत्यय के योग से बना है, जिसका हिंदी जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है पद्धति, और आप इसे परंपरा भी कह सकते हैं। पद्धति या परंपरा सही। रीति शब्द संस्कृत में रीड में कृत्रिम प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है पद्धति या परंपरा शैली। हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण, हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण मतलब तीसरा चरण, तृतीय चरण तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के संस्कृत के लक्षण ग्रंथों लक्षण
के लक्षण ग्रंथ के आधार पर जो काव्य रचना हुई के आधार पर जो काव्य रचना हुई हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो काव्य रचना हुई उसे रीति काव्य रीति काव्य तथा जिस काल खंड में यह रचना हुई कालखंड में यह रचना हुई उसे रीतिकाल कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया हो कि रीतिकाल किसे कहते हैं और रीतिकाल किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर पेज दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम नीचे कर लेते हैं। उसे रीतिकाल कहते हैं। अब ठीक है दोस्तों, रीतिकाल क्या है? रीति शब्द संस्कृत में रीड में कृत्रिम प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है पद्धति या परंपरा शैली। हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण। इसके पहले दो चरण कौन से हैं? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल। तीसरा चरण क्या है? रीतिकाल। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो काव्य रचना हुई उसे रीति काव्य तथा जिस कालखंड में यह रचना हुई उसे रीतिकाल कहते हैं। तो आइए देखते हैं रीतिकाल की समय सीमा। हेडिंग डाल लीजिए, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? समय सीमा हमने स्टार्टिंग में ही लिखवा दी थी, वो सर्वमान्य समय सीमा है 1700 से 1900। लेकिन एक दो विद्वान ऐसे हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है विक्रमी संवत 1700 से 1900। विक्रमी संवत 1700 से 1900 और ये सर्वमान्य है। ठीक, इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ, ये भी बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं रीतिकाल में। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने क्या माना रीतिकाल का समय? इन्होंने माना है विक्रमी संवत 1600 से 1900। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कितना माना है? विक्रमी संवत
1600 से 1900। मिस्र बंधुओं के अनुसार, मिस्र बंधुओं के अनुसार क्या है? विक्रमी संवत 1681 से, विक्रमी संवत 1681 से 1889, ये मिस्र बंधुओं के अनुसार। इसके अलावा और जो माने हैं आलोचक महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते, लेकिन अगर आपको देखना है कि किसने क्या माना है तो आदिकाल की क्लास में काल विभाजन कराते समय हमने बहुत सारे आलोचकों के काल विभाजन आपको लिखवाए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि रीत काल की समय सीमा किसने क्या माना है। यहाँ पर आपको रिवीजन के तौर पर हमने 2-3 के नाम लिखवा दिए और उनका काल विभाजन भी करवा दिया। अब एक बार इस पेज को आप लोग नोट कर लीजिए और हम पेज को दोहरा देते हैं, फिर देखते हैं नामकरण, रीत काल का नामकरण कैसे हुआ, किसने क्या नाम दिया है, इसको देखते हैं। आइए इस पेज को एक बार दोहराते हैं। रीत शब्द संस्कृत के रीत में कितिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है पद्धति या परंपरा। हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो काव्य रचना हुई उसे रीत काव्य तथा जिस काल खंड में यह रचना हुई उसे रीत काल कहते हैं। रीत काल की समय सीमा की बात की जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने के अनुसार विक्रमी संवत 1700 से 1900 और यही सर्वमान्य है रीत काल का समय। अगर आपसे रीत काल का समय पूछा जाए तो आपको यही बताना है, विक्रमी संवत 1700 से 1900। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कितना माना है? 1600 से 1900 विक्रमी संवत। मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रमी संवत 1681 से 1889। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं रीत काल का नामकरण। अगली हेडिंग है रीत काल का नामकरण। रीत काल का नामकरण। क्लासेस इससे भी डीप हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें और इसमें जुड़ सकती हैं, लेकिन आपके लिए जो उपयोगी है वही आपको कराया जा रहा है। तो एक तरफ रीत काल का नाम लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए नामकर्ता विद्वान। तो एक तरफ क्या लिखेंगे? नाम लिख लेते हैं, एक तरफ नाम लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं नामकर्ता विद्वान। कर्ता विद्वान, इन्होंने क्या नाम दिया है रीत काल को? तो नाम क्या है? रीत काव्य काल। पहला नाम क्या है? रीत काव्य काल। रीत काव्य काल, ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया है ग्रियर्सन ने। ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया ग्रियर्सन ने। उसके बाद द आर्स पोर्टिका, द आर्स पोएटिका, ये नाम किसने दिया? ये नाम भी दिया है ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन। इसके बाद उत्तर मध्यकाल, रीतकाल, दो नाम दिए हैं। उत्तर
मध्यकाल या रीतिकाल, ये दोनों नाम किसने दिए हैं? ये दोनों नाम दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। कलाकाल, कलाकाल नाम किसने दिया? कलाकाल नाम दिया है रमाशंकर रसाल। रमाशंकर रसाल। और इनके साथ साथ और कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। इसके बाद रीत श्रृंगार काल, रीत श्रृंगार काल किसने कहा है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा। साहित्य शास्त्री काल, साहित्य शास्त्री काल साहित्य शास्त्री काल किसने कहा? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमल और कुलश्रेष्ठ इनकी उपाधि। कुलश्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ये तीनों एक जगह कर लिए हो तो चलो कोई बात नहीं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इसके अलावा एक नाम और इन्होंने दिया है विश्व प्रसाद मिश्र ने, वो क्या कहा है? अनारोपित काव्य प्रेम काल। अनारोपित काव्य या इसे क्या कह सकते हैं? प्रेम काल। ये नाम भी किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। प्रसाद मिश्र ने कहा। आप लोग लिखिए। कुछ नाम है हम इधर लिख लेते हैं, ठीक। यहां पर हो गया नाम और यहां पर हो गया
नामकरण विद्वान। नामकर्ता विद्वान लिखिए, तो यहां पर भी नामकर्ता विद्वान लिखिए, नामकर्ता विद्वान। आइए देखते हैं, विलास काल सत्यकाम वर्मा। विलास काल किसने कहा? डॉक्टर सत्यकाम वर्मा। इसके बाद ह्रास काल, ह्रास काल किसने कहा? शंभुनाथ ने, शंभुनाथ। संवर्धन काल किसने कहा? रामखिलावन पांडे, रामखिलावन पांडे। अंधकार काल त्रिलोचन शास्त्री, अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन शास्त्री, त्रिलोचन शास्त्री। चलो आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्या हो गए? रीतकाल के नाम कर्ता हो गए, और रीतकाल को क्या नाम दिया है इसको हमने देख लिया। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पेज है, आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ये आपको याद करना ही होगा। नाम रेत काव्य काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। द आर्स पोएटिका किसने कहा? ग्रियर्सन ने। उत्तर मध्यकाल रीतकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कलाकाल किसने कहा? रमाशंकर रसाल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दोनों लोगों ने कहा। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रेत श्रृंगार काल, श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। लेकिन रेत श्रृंगार काल अगर आपसे पूछे डॉक्टर भगीरथ मिश्र बताना। साहित्य शास्त्री काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा। विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अनारोपित काव्य या प्रेम काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आइए इधर देखते हैं, विलास काल किसने कहा? डॉक्टर सत्यकाम वर्मा ने कहा। ह्रास काल किसने कहा? शंभुनाथ ने कहा। संवर्धन काल किसने कहा? रामखिलावन पांडे ने कहा। अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन शास्त्री ने कहा। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं, रीतकाल के नामकरण के संदर्भ में आलोचकों के मत भी है, इसी समय उसको भी देख लिया जाए। ये आप लोगों ने लिख लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या है? रीतकाल के संदर्भ में, रीतकाल के नामकरण के संदर्भ में, ऐसे लिखिए। हेडिंग क्या है? रीतकाल के नामकरण के संदर्भ में आलोचकों के मत, आलोचकों के मत।
चलिए लिखते हैं। इस काव्य प्रणाली में पहला कथन, इस काव्य प्रणाली में अलंकारों तथा आचारत्व में अलंकारों तथा आचारत्व की प्रधानता रही, की प्रधानता रही, की प्रधानता रही। इससे अप्रभावित कभी भी, इससे अप्रभावित कभी भी, इससे अप्रभावित कभी भी अलंकारों का मोह नहीं छोड़ सके, अलंकारों का मोह नहीं छोड़ सके। अतः इस कालखंड के लिए, अतः इस काल खंड के लिए इस कालखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम, सर्वाधिक उपयुक्त नाम अलंकृत काल है, अलंकृत काल है। ये कथन किसका है? ये कथन है मिश्र बंधुओं का। किसका कथन है? मिश्र बंधुओं का। इस काव्य प्रणाली में अलंकारों तथा आचारत्व की प्रधानता रही। इससे अप्रभावित कभी भी अलंकारों का मोह नहीं छोड़ सके। अतः इस कालखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम अलंकृत काल है। ये कथन किसका है? मिश्र बंधुओं का। आइए कथन नंबर 2, कला काल कहने से कवियों की, नंबर 2, कला काल कहने से कवियों की रसिकता, कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, की उपेक्षा होती है। कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। श्रृंगार काल कहने से श्रृंगार काल कहने से वीर रस कहने से
वीर रस और राज प्रशस्ति और राज प्रशस्ति। रीत काल कहने से प्राय कोई, रीत काल कहने से प्राय कोई महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती। वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती। उपेक्षित नहीं होती। उपेक्षित नहीं होती है। और मुख्य प्रवृत्ति सामने आ जाती है। और मुख्य प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। और ये कथन किसका है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। ये कथन किसका है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। कथन नंबर 3, यदि रीत काल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो, यदि रीत काल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो, यदि रीत काल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार, सब प्रकार के ग्रंथों में
ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी रूप या परिमाण किसी न किसी रूप या परिमाण में अवश्य मिल जाता है, अवश्य मिल जाता है। और ये कथन किसका है? ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। कथन क्या है? यदि रीति काल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी रूप या परिमाण में अवश्य मिल जाता है। ये किसका कहना है? ये कहना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कथन नंबर 4, इस कालखंड में कलात्मकता इस कालखंड में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा इस कालखंड में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा। अतः मुझे इसके लिए कला काल नाम सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है। कला काल नाम सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है। ये कथन किसका है? ये कथन है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। आप लोग लिख लीजिए। आइए एक बार से पेज को दोहराया जाए। रीतकाल के नामकरण के संदर्भ में आलोचकों के मत क्या है? इस काव्य प्रणाली में अलंकारों तथा आचार्यत्व की प्रधानता रही। इससे अप्रभावित कवि भी अलंकारों का मोह नहीं छोड़ सके। अतः इस कालखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम अलंकृत काल है। ये कथन किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। दूसरा कथन क्या है? कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशस्ति की। रीतिकाल कहने से प्राय कोई महत्वपूर्ण, यहां पर कोई कर दीजिए।
रीतिकाल कहने से प्रायः कोई महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती है और मुख्य प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी रूप या परिमाण में अवश्य मिल जाता है। ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इस कालखंड में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा, अतः मुझे इसके लिए कला काल नाम सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है। ये कथन किसका है? रमाशंकर शुक्ल रसाल का। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं और आगे। पांच नंबर पे लिखिए, इस काल को कला काल नाम देना। इस काल को कला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। इस काल को कला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीत काव्य और श्रृंगार काव्यों के साथ रीत काव्यों और श्रृंगार काव्यों के साथ रीत काव्य और श्रृंगार काव्यों के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, इतनी अधिक प्रवृत्तियां विचारधाराएं और ललित शिल्प प्रवृत्तियां विचारधाराएं और ललित शिल्प और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं। साधनाएं दृष्टिगत होती हैं। दृष्टिगत होती हैं। उनमें कला का प्रांजल रूप उनमें कला का
प्रांजल रूप अनायासी दृष्टिगत होता है। प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत होता है। और ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला कथन लिखिए, वास्तव में श्रृंगार और वीर। कथन नंबर 6, वास्तव में श्रृंगार और वीर वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई। इस काल में हुई। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की रही। प्रधानता श्रृंगार रस की रही। इससे इस काल को इस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की रही। इससे इस काल को इस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आइए इस कथन को एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। इस काल को कला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीत काव्यों और श्रृंगार काव्यों के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं, उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। ये किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की रही। इससे इस काल को इस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे
तो कह सकता है ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं रीतकाल के उदय, रीतकाल के उदय के कारण, रीतकाल क्यों आया। दो तीन विद्वानों के मत हैं, उनको देख लिया जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। और तो अगली हेडिंग क्या है, हेडिंग है रीतकाल के उदय के कारण। रीतकाल के उदय के कारण, क्या कारण था जो रीतकाल का उदय हुआ। तो कुछ विद्वानों के मत हैं, आइए लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण, आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण, अभिरुचि के कारण रीतकाल का उदय हुआ, के कारण रीतकाल का उदय हुआ, और यही सर्वमान्य मत भी, सर्वमान्य मत भी यही है, यही माना भी जाता है कि रीतकाल का उदय कैसे हुआ, आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण रीतकाल का उदय हुआ। अगले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, इनका क्या मानना है, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर रीतिकाव्य लिखा गया, रीतिकाव्य लिखा गया, लिखा गया। फलस्वरूप रीतकाल का उदय हुआ, रीतकाल का उदय हुआ। आपसे ये लाइन देकर के पूछेगा कि कौन विद्वान मानते हैं कि रीतकाल का उदय ऐसे हुआ। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आश्रयदाताओं राजाओं की अभिरुचियों के कारण रीतकाल का उदय हुआ, किस विद्वान का मानना है। तो किस विद्वान का मानना है, रामचंद्र शुक्ल का।
संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर रीत काव्य लिखा गया। इसके फलस्वरूप रीत काल का उदय हुआ। ये किसका मानना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, आइए इनके अनुसार भी देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दरबारी संस्कृत के प्रभाव से कवि दरबारी संस्कृत के प्रभाव से कवि हताश और निराश हो गए। दरबारी संस्कृत के प्रभाव से कवि हताश और निराश हो गए। फलस्वरूप रीत काव्य लिखा गया। लिखा गया। डॉक्टर नामवर सिंह, अगले कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार लिखिए, काव्य में नवीनता लाने के कारण रीति काव्य लिखा गया। काव्य में नवीनता लाने के कारण रीत काव्य लिखा गया। आइए देखते हैं रीत काल के पतन के कारण। रीत काल के पतन के कारण और पतन के कितने कारण हैं? 3 कारण। पहला कारण क्या है? काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव। काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, मतलब काव्य में लोक के मंगल की कोई बात नहीं की जा रही थी, केवल श्रृंगार पर बल दिया जा रहा था। और आश्रय दाता जो राजा थे, जो आश्रय कवि हुआ करते थे, केवल अपने राजाओं की प्रशंसा कर रहे थे। अत्यधिक रसिकता एवं श्रृंगारता, इसका दूसरा कारण क्या था? अत्यधिक रसिकता एवं श्रृंगारता। और तीसरा, चमत्कार अतिशयता।
चमत्कार, अतिशयता, मतलब ऐसी ऐसी बातें इतने बढ़ा चढ़ा करके बात कह दिया करते थे जो असंभव हुआ करती थी। अगर आपसे ये पूछे कि प्रधान कारण क्या है, कि अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारता और काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, ये दोनों प्रधान कारण हैं। लेकिन इसमें भी प्रमुख कौन है, ये है, तो आप इसमें लिख लीजिए सबसे प्रधान कारण, सबसे प्रधान कारण। पतन के कारण तो तीनों ही हैं, लेकिन आपसे ये पूछे कि सबसे प्रधान कारण कौन है, तो आपको क्या बताना है, काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव था, इसलिए रीतकाल या रीत काव्य का पतन हुआ। तो आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं रीत काल के विशेष तत्व को। लिख लिया। आइए दोस्तों, अब देखते हैं रीतकाल के पहले प्रवर्तक देख लिया जाए, उसके बाद विशेष तत्व को देखते हैं। रीतकाल के प्रवर्तक, अगली हेडिंग क्या है, रीतकाल के प्रवर्तक। रीतकाल के प्रवर्तक, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर बात की जाए तो कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी और डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार कौन, केशवदास। केशवदास और ये सर्वमान्य, शर्मा। रीतिकाल के प्रवर्तक के संदर्भ में आलोचकों के मत, हेडिंग डाल लीजिए, रीतिकाल के प्रवर्तक के संदर्भ के संदर्भ में आलोचकों के मत, हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा। पहला मत क्या है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा
चिंतामणि से चली चिंतामणि से चली चिंतामणि से चली अतः रीत काल का आरंभ अतः रीत काल का आरंभ अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, उन्हीं से मानना चाहिए। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन। दूसरा कथन, हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में हिंदी काव्य शास्त्र की हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशव के आचारत्व पर विचार करें तो केशव का महत्व असंदिग्ध है। केशव का महत्व असंदिग्ध है। असंदिग्ध है। उनको हिंदी काव्य शास्त्र व रीतिकाल का प्रवर्तन का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशव के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशव का महत्व असंदिग्ध है। उनको हिंदी काव्य शास्त्र व रीत काल का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। अगर हम रीत काल के प्रवर्तन की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी है और डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार केशवदास है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए रीत काल के प्रवर्तक कौन है तो केशवदास ही बताना है। रीत काल के प्रवर्तन के संदर्भ में आलोचकों के मत की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल दो आलोचकों के मत हमने देखे हैं। पहला है हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा है हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशव के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशव का महत्व असंदिग्ध है। इनको हिंदी काव्य शास्त्र व रीत काल का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। आइए देखते हैं अब रीत काल के विशेष तत्व।
चलो अगली हेडिंग है रीतकाल विशेषता। रीतकाल विशेषता। रीतकाल विशेष तत्व। आइए इसमें लिखते हैं रीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ। रीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ कृपाराम की हिम तरंगिणी है। कृपाराम की हिम तरंगिणी है। हिम तरंगिणी है। रचना काल, इसका रचना काल क्या है? रचना काल है इसका 1541 ईस्वी। 1541 ईस्वी। 400 छंद है इसमें। छंद कितने हैं? 400। और इसमें क्या है? नायिका भेद का वर्णन। नायिका भेद का वर्णन किसमें? हिम तरंगिणी। दूसरा पॉइंट लिखिए रीतिकाल को ललित कलाओं का श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकाल को ललित कलाओं का श्रृंगार काल कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए मार्कंडेय वाजपेयी ने मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतिकाल को मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतिकाल को गुंडेपन गुंडेपन वह सोहदेपन की वह सोहदेपन की हरकत कहा है। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतिकाल को गुंडेपन व सोहदेपन की हरकत कहा है। रीतकाल की प्रधानता। अगला पॉइंट अगला पॉइंट क्या है? रीतकाल में प्रधानता श्रृंगार की रही।
रीतिकाल में प्रधानता रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार की रही। रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार की रही, किंतु वीर व भक्ति रसों की किंतु वीर व भक्ति रसों की किंतु वीर व भक्ति रसों की रचनाएं भी हुई। रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार की रही, किंतु वीर व भक्ति रसों की रचनाएं भी हुई। अगला पॉइंट लिखिए, रीतकालीन कवियों का श्रृंगार के प्रति रीतकालीन कवियों का श्रृंगार के प्रति दृष्टिकोण भोगपरक था। दृष्टिकोण भोगपरक था। एक कथन है, लिखिए कथन क्या है। श्रृंगारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण श्रृंगारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण भोगपरक था। इसीलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों तक इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों तक वे नहीं जा सके। वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता एक निष्ठता प्रेम की अनन्यता एक निष्ठता त्याग तपश्चर्या त्याग तपश्चर्या इत्यादि उदांत पक्ष इत्यादि उदांत पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आ पाए हैं। उनकी दृष्टि में बहुत कम आ पाए हैं।
और ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र। आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं विशेषता। रीत काल के विशेष तत्व को देख रहे थे। रीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ कृपाराम की हिंद तरंगिणी है। रचना काल क्या है? 1541 ईस्वी। छंद कितने हैं? 400। नायिका भेद का वर्णन है। रीत काल को ललित कलाओं का श्रृंगार काल कहा जाता है। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीत काल को गुंडेपन व सौदेपन की हरकत कहा है। रीत काल में प्रधानता श्रृंगार की रही, किंतु वीर व भक्ति रसों की रचनाएं भी हुई। रीतकालीन कवियों का श्रृंगार के प्रति दृष्टिकोण भोग परक था। कथन लिखवाया है मैंने, श्रृंगारता के प्रति उनका दृष्टिकोण भोग परक था, इसीलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों तक वो नहीं जा सके। प्रेम की अन्यता एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या इत्यादि उदात्त पंच उनकी दृष्टि में बहुत कम आ पाए हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। अब हेडिंग डाल लीजिए, रीतकाल की विशेषताएं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, हेडिंग क्या है? रीतकाल की विशेषताएं। रीतकाल की विशेषताएं। इसमें लिखिए विशेषता क्या है। नंबर 1 श्रृंगारिता। नंबर 1 क्या है? श्रृंगारिता है। नंबर 2 वीर एवं राज प्रशस्त, वीर रस। एवं राज प्रशस्ति है इसमें। लक्षण ग्रंथों की रचना भी है। लक्षण ग्रंथों की रचना। नंबर 4 मुक्तक काव्यों की प्रधानता। मुक्तक काव्यों की प्रधानता। सॉरी। नंबर 5 नक्सिक वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। नक्सिक वर्णन लिख लीजिए, नक्सिक वर्णन। नंबर 6 नायिका भेद का चित्रण है इसमें। नायिका भेद का चित्रण। नंबर 7 काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। नंबर 8 कलात्मकता के प्रति आग्रह। के प्रति आग्रह। नंबर 9 चमत्कार अतिशयता। जहां ये दोष हैं वहां ये विशेषताओं में भी आ रहे हैं।
चमत्कार, अतिशयता, दोष के साथ साथ विशेषता भी रही है रीतकाल की। नंबर 10 क्या है? कवि व आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति। कवि व आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति, ये भी इसकी विशेषता है। श्रृंगार हेतु सौये छंद का प्रयोग। श्रृंगार रस हेतु श्रृंगार रस हेतु सवये छंद का प्रयोग छंद विविधता भी इसमें है। छंद विविधता वीर रस हेतु कवित्व छंद का प्रयोग। ये इसको ऊपर करके ये, चलो कोई बात नहीं, आप लोग इसको 11 नंबर पर लिखिएगा ताकि आपको ये पता रहे। श्रृंगार रस के लिए सौया छंद का, वीर रस के लिए कवित्व छंद का, वीर रस हेतु कवित्व छंद, कवित्व छंद का प्रयोग, भक्ति नीति के लिए दोहा छंद का प्रयोग। भक्ति नीति के लिए दोहा छंद का प्रयोग। ये रही रीतकाल की विशेषताएं। तो आप लोग लिख लीजिए रीतकाल की विशेषता क्या है? श्रृंगारिता है, वीर रस एवं राज प्रशस्ति है, श्रृंगारिता, वीर रस एवं राज प्रशस्ति, लक्षण ग्रंथों की रचना, मुक्तक काव्यों की प्रधानता, नक्शिक वर्णन, नायिका भेद का चित्रण, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, कलात्मकता के प्रति आग्रह, चमत्कार, अतिशयता, कवि व आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति, छंद विविधता, श्रृंगार रसित सवये छंद का प्रयोग, वीर रसित कवि छंद का प्रयोग, भक्ति नीति के लिए दोहा छंद का प्रयोग। आइए विभाजन कर लेते हैं, रीतकाल का विभाजन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गए विशेषताएं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार विभाजन। हेडिंग डालिए रीतकाल का विभाजन। रीतकाल का विभाजन, रीतकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। तो हम सबसे पहले देखेंगे
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीत काल का विभाजन यहाँ पर लिखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कितने भागों में बांटा है? 3 भाग। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? आइए देखते हैं। 1, 2 और ये 3। पहला क्या है? रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि। और दूसरा है रीत सिद्ध कवि। रीत सिद्ध कवि। और तीसरा क्या है? रीत मुक्त कवि। रीत मुक्त कवि। ये 3 भाग। चलो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसको हम देखेंगे अगले क्लास में। काल विभाजन, रीत काल का जो विभाजन हुआ है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आपको याद भी करना रहता है। बहुत लंबी क्लास हो रही है तो बहुत लंबी क्लास नहीं लेनी है। अब रीतिकाल का जो विभाजन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हम कल की क्लास में देखेंगे। उसमें 3 विभाजन कौन कौन से हैं? पहला है रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीत सिद्ध कवि और तीसरा है रीत मुक्तक कवि। हम उन कवियों का नाम भी एक जगह पर लिख लेंगे और उसी के साथ साथ रीत सिद्ध किसे कहा गया है, रीतिबद्ध किसे कहा गया है और रीत मुक्त किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें कल की क्लास में देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।